चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कल की क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 31 तक किया था। उसमें कुछ क्वेश्चन अभी रहे होंगे, तो वो आप लोग अभी क्या करना है, एक बार 1 से लेकर 65 तक सारे क्वेश्चन का आंसर की बनाना, जो भी हमने सॉल्व किया है या जो आपने कर रखे हैं। फिर जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो भी तीसरी क्लास, या दूसरी क्लास है, अभी तीसरी क्लास होगी, उसमें करेंगे बाकी क्वेश्चन। तो आज हम देखते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि लेट x बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1 फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद CDF। तो ये CDF दे दिया मुझे। थीटा इज एन अननोन पैरामीटर टू टेस्ट h नॉट। h नॉट में क्या है, थीटा की वैल्यू 1 है, एंड अगेंस्ट h1। h1 में क्या है, थीटा 2 है। अब आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है, कंसीडर यूजिंग क्रिटिकल रीजन दिस। अच्छा, क्रिटिकल रीजन मुझे दे दिया, मतलब मुझे दे दिया रिजेक्ट h नॉट इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन हाफ, यही ना। तो आपसे पूछ रहा है अल्फा बीटा डिनोट द लेवल एंड द पावर। तो अल्फा है लेवल, तो लेवल का डेफिनेशन क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। रिजेक्ट h नॉट जब h नॉट इज ट्रू। हाँ, रिजेक्टिंग h नॉट कब रिजेक्ट करेंगे, जब x लेस देन हाफ है। व्हेन h नॉट इज ट्रू, h नॉट ट्रू कब है, जब थीटा 1 है। ठीक, तो रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू। अब देखो, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, CDF ऑफ x एट हाफ कब, जब थीटा 1 है। तो मैं इसमें थीटा को 1 रख दूंगा। देखो CDF, तो x की वैल्यू हाफ इस बीच में आएगी, तो मुझे देखना है कौन सा यूज करना है, इसमें से 0 लेना है, यही लेना है, यही लेना है। तो देखेंगे x किस रेंज में, तो x इस रेंज में, तो ये यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1 माइनस, अब x जगह हाफ रखना, जिसमें x दिख रहा है उसमें हाफ रखो, 1 माइनस 1/2, इसकी पावर है थीटा, और थीटा मुझे 1 लेना है यहाँ पे, तो 1 ले लिया। देख लो कितना आ गया। सो आई थिंक ये हाफ ही आ गया। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया। अब बचा बीटा। तो बीटा क्या बोला है, बीटा डिनोट द पावर ऑफ द टेस्ट। तो पावर का डेफिनेशन क्या है बताइए बाकी। h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। हाँ, रिजेक्ट h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, तो लाइक x लेस देन हाफ व्हेन h1 इज ट्रू, थीटा इज 2, यही ना। सो कर लो इसको। तो ये भी हो गया CDF एट हाफ, ठीक है ना। ये था कि जब थीटा को 1 यूज करना है, यहाँ है जब थीटा को 2 यूज करना है, CDF को यूज करना है, तो फिर से वही होगा 1 माइनस 1/2, इसकी पावर ऑफ 2 होगी, क्योंकि ये थीटा यहाँ 2 रखना है मुझे। तो अब देख लो कितना आ गया, 1 माइनस 1/4, कितना 3/4, 3/4 आ गया। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो 1/2 प्लस कितना हो गया, 5/4 ना। यस सर। तो 5/4 का मतलब हो गया, मतलब जो भी यहाँ 1.25 ना, तो हो गया। अल्फा प्लस बीटा पूछना था हमें, सो अल्फा प्लस बीटा है ना, ये है 2/4 ओवर 3/4, तो 5/4, तो 5/4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 63, सो 63 में क्या है कि ये कह रहा है तुमसे, देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा। सो क्या बोलना चाह रहा है कि -1 -1/2 1 5/2 3 बी अ रियलाइजेशन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल की ना, जो 1 2 3 इस तरह से x1 x2 x3 x4 x5 की। अब पॉपुलेशन है नॉर्मल हाफ कॉमा सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा मोर देन 0 अननोन है, सिग्मा मीन नोन है ना, मीन की वैल्यू हाफ है जो कि नोन है, और सिग्मा अननोन है। तो कह रहा है टी बी द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। अब टी जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का, अनबायस्ड एस्टिमेटर है, हुज वेरिएंस अटेन्स क्रैमर-राव लोअर बाउंड। इस लाइन का मतलब बताओ, टी अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर पे जो CRLB को अटेन कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, टी के बारे में क्या बोल सकते हो, थ्योरम है ना। अगर कोई एस्टिमेटर अटेन करता है क्रैमर-राव लोअर बाउंड को, क्या बोलेंगे, क्या होगा भाई कुलदीप, बताओ टी क्या होगा। T is an y estimator of sigma square. हाँ, अनबायस्ड भी है, जो कि क्रैमर-राव लोअर बाउंड को अटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो
एक ऐसी स्टैटिक्स मतलब हमको मिलेगी वहां पे जो सिग्मा स्क्वायर उस पे सिग्मा स्क्वायर अनवाइज्ड है, तो Yes. वो स्टैटिक्स मतलब जैसे एस स्क्वायर बिलोंग्स टू गामा एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, मतलब ई टी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ये बताओ। जो टी फॉलो करेगा हमारा अच्छा जैसे हाँ मतलब ये इन्फॉर्मेशन दिया है मुझे कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है, टी सिग्मा स्क्वायर का वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल है, तो टी को क्या बोलेंगे हम? टी इज व्हाट? आपको पता है यूएम वीयूई क्या होता है? पता है ना आप सबको, ऑब्वियसली पता है। सो ये थ्योरम नहीं है कि कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर जो क्रैमर और लोअर बाउंड को अटेन कर रहा हो तो वो क्या होगा? एस स्क्वायर बिलोंग्स टू सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर। हाँ ठीक है। सो यूएम वीयूई, अब आपको बताना है वो टी क्या होता है। तो नॉर्मल के केस में जब म्यू नोन है तो सिग्मा स्क्वायर का यूएम वीयूई क्या होता है? छोड़ो, पहले तो मुझे एक अंदाज एस्टिमेटर बताओ। सो ये सैंपल जो है x1 से x5 तक नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर मतलब म्यू नोन है, तो मुझे एक एस्टिमेटर बताओ जो अनबायस्ड है सिग्मा स्क्वायर के लिए। 1 upon n minus 1 summation I equal to 1 to n xi minus x bar का होल स्क्वायर। लेकिन म्यू तो यहाँ नोन है ना, तो x बार हम क्यों हाँ लेंगे? तो माइनस 1 बाई 2। नहीं नहीं, आप समझ क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। अगर आप ये जो ले रहे हो आप, ये तो एस स्क्वायर हो गया जो आप कहना चाह रहे हो ना, जो सैंपल वेरिएंस है। लेकिन ये तो तब लेते हैं जब मेरा म्यू अननोन होता, तब तो एस्टिमेट करेंगे म्यू को हम x बार क्यों लेंगे म्यू के? मुझे म्यू पता है तो हम x बार क्यों लेंगे? तो क्या लेना चाहिए बताओ भाई दूसरा रविंदर। यहाँ पे एस्टिमेटर क्या होगा सिग्मा स्क्वायर का जब म्यू नोन है तब? अच्छा आप कह रहे थे हाफ, ठीक है। हाँ ठीक है, आप हाफ कह रहे थे, सही है। सो हाफ, सॉरी, तो हाफ यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर क्या होगा? n। हाँ तो एक्चुअली जब म्यू नोन है तो एस्टिमेटर होता है 1 बाई एन समेशन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर। अगर म्यू अननोन होता तो होता है एस स्क्वायर जो कि 1 बाई एन माइनस वन समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर होता। ये तो म्यू यहाँ नोन है तो ये आ गया एक्चुअली। अच्छा अब आपको क्या क्या पता है इसमें? एक्चुअली यही यूएम भी ये बता दूं आपको, यूएम भी यूई ऑफ सिग्मा स्क्वायर है, ये रिजल्ट है, थ्योरम एक्चुअली है ना, तो ये थ्योरम है। अगर एस स्क्वायर बनवा से अगर म्यू अननोन भी होता तो एस स्क्वायर फिर होता यूएम भी हुई उस केस में। सो ठीक है, तो अब बताओ पूछा क्या तुमसे इस क्वेश्चन में? देन बेस्ड ऑन द एबव डेटा द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टी, तुम्हें टी की वैल्यू बतानी है, तो देखो टी की वैल्यू चाहिए, तो n तुम्हारा है 5 सैंपल साइज। इसको खोलो, तो इसको खोलोगे तो x1 माइनस हाफ होल स्क्वायर से लेके x5 माइनस हाफ के होल स्क्वायर तक, ठीक है। अब तुम्हें सब पता है, इसमें पता है ना x1 x2 x3 x4 x5, क्या मैं पुट नहीं कर देंगे यहाँ पे? ये तो पुट कर लीजिए, टी आ जाएगा आपका, है ना। जब आप x1 रख देंगे -1 तो उस तरह से आप पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल है। जैसे 1/5 x1 की जगह -1 तो यहाँ आएगा -1, सॉरी, तो पुट कर लेते हैं -1 और ये माइनस हाफ इसका स्क्वायर, फिर प्लस में नेक्स्ट क्या है 1 -1/2 माइनस हाफ होल स्क्वायर, डॉट 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 चलता रहेगा, लास्ट होगा x5 क्या है 3, सो 3 -1/2 होल स्क्वायर। अब ये जो भी वैल्यू आती है वही आपका आंसर है, आप टी निकाल लो यहाँ से, तो ये इजी है, बस आप कैलकुलेशन करना आपको, तो यहाँ से आप, है ना, ठीक है। सो टी की वैल्यू निकालनी है आपने। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है यहाँ तक? यस सर। सो अगला है 61। अब देखिए 61 कह रहा है कि xn be a sequence of IID random variable having this PDF, तो ये एक्सपोनेंशियल 1 हो गया ना, एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1, एक्सपोनेंशियल 1। अब yn है mod x2n माइनस x2n माइनस 1, तो ये एक नया सैंपल दे दिया y1 y2 yn का, मुझे शुरू में xi के बारे में पता है, अब नया सैंपल दे दिया yn बार, तो ठीक है हमें पता है सैंपल मीन ऑफ जो हमारे पास सैंपल है yi उसका। अब ये आपको दिया √n e की पावर माइनस y बार माइनस e माइनस 1 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो आपसे पूछा है सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे आप?
एक्स एन जो है आईआईडी है, तो एक्स एन माइन एक्स टू एन माइनस वन फॉलो करता है स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ और वाई एन, ये मॉड अगर मॉड लगा जो वाई एन इक्वल टू मॉड एक्स टू एन माइनस वन, ये फॉलो कर रहा है पूरा ओवरऑल, मतलब एक्सपोनेंशियल वन। हाँ हाँ राइट। तो ये एक्चुअली अगर मॉड नहीं होता तो क्या फॉलो करता, डबल एक्सपोनेंशियल। स्टैंडर्ड लाप्लास। हाँ लाप्लास की डबल हाँ एक्सपोनेंशियल है ना। और अगर मॉड है तो ये भी एक्चुअली एक्सपोनेंशियल वन ही हो जाता है। ओके तो ये भी एक्सपोनेंशियल वन ही हो जाएगा। जो वाई आई है ये आई आई डी एक्सपोनेंशियल वन था, ये भी आई आई डी एक्सपोनेंशियल वन है। यस। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ये क्वांटिटी जो है रूट एन e की पावर माइनस वाई बार माइनस e की पावर माइनस वाई कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है सिग्मा स्क्वायर क्या है बताओ। तो बताओ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे यूज होगा, आपको याद होगा डेल्टा मेथड। ये गेट में एक क्वेश्चन इसमें पहले भी आए हैं, जैम में नहीं आता, सॉरी गेट में। डेल्टा मेथड होता है जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक्सटेंशन है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के यूज से ही आगे उसका एक्सटेंशन, उसका अगला वर्जन है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। तो क्या होता है डेल्टा मेथड, इसमें एक्चुअली ये बोला जाता है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, तुम बुक में सर्च करना, वीके रोहतगी में भी है, गुप्तापुर में भी, हर बुक में होगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के आगे उसी चैप्टर में जहाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम होगा उसी में आगे जाकर देखोगे। तो ये जहाँ में नहीं है ना, ये गेट में है। सो रूट एन यहाँ होता है जी ऑफ एक्स बार माइनस जी ऑफ म्यू कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल। मैं एक्स आई सैंपल के लिख रहा हूँ, वाई आई के लिखूंगा तो वाई बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो और यहाँ म्यू वाई का बात कर रहा हूँ, फिर मैं ये म्यू जो लिख रहा हूँ वाई का म्यू है। So this will converge 0 और यहाँ होगा g डैश म्यू होल स्क्वायर इनटू सिग्मा स्क्वायर। अब ये जो सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे है वो सैंपल y वाले का, मैं फिर से बता दूं y का, ये म्यू y था तो y का है। ओके तो ये हो गया आपका, ये क्वांटिटी कन्वर्ज करेगी उसमें, यहाँ नॉर्मल म्यू उसका वेरिएंस। तो जो मुझे यहाँ सिग्मा स्क्वायर चाहिए ना, ये जो सिग्मा स्क्वायर मुझे चाहिए, तो ये सिग्मा स्क्वायर बाई थ्योरम क्या होगा, g डैश म्यू का होल स्क्वायर इनटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा वाई मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो बताइए पहले तो यहां से आप पहचानिए फंक्शन gx क्या है आपका। अगर आपसे पूछूं मैं व्हाट इज gx, वो gx में क्या लूं, कंपेयर कीजिए इसको और इसको, इस लाइन को आप कंपेयर कीजिए, हाँ सो कंपेयर, बताओ भाई बाकी लोग, दूसरा वाले और लोग, gx क्या लो मैं यहाँ पे, g कौन सा फंक्शन है इसमें, देख के इसको इसको कंपेयर करो। जी वाई ना, जी वाई। हाँ gy, कोई बात नहीं, gy बताओ आप क्या है, e की पावर माइनस वाई बार। हाँ y ले लो, मैं सिर्फ y, अरे मतलब gt पूछ लूं मैं तो e की पावर माइनस टी मतलब ओके फंक्शन, ओके ओके। मतलब कोई भी एक फंक्शन, मतलब g फंक्शन क्या बना रहा है ये कहने का मतलब है, वेरिएबल कुछ भी हो, तो gt अगर बोल दूं मैं तो e की पावर माइनस टी है वो। अब यहाँ t की जगह y बार है तो यहाँ y बार है इसीलिए, तो मतलब वो फंक्शन ये हो गया। अच्छा g डैश टी निकालो, अब क्या आएगा, तो माइनस e की पावर माइनस टी, g डैश टी का स्क्वायर निकाल लो तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस टू टी। आपको g डैश म्यू चाहिए, तो म्यू क्या है, मीन है एक्चुअली इसका, देखो e की पावर माइनस वन, मीन इसका कितना है, वाई आई सैंपल का मीन कितना होता है एक्सपोनेंशियल वन का, वन ही है, तो यहाँ पुट कर लो आप, तो g डैश म्यू होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस टू, बस। तो आपका ये क्वांटिटी आ गया e की पावर माइनस टू इन टू, इसका वेरिएंस कितना होता है, वन, तो वन, तो आपका आंसर हो गया वन बाई ई स्क्वायर, मतलब e की पावर माइनस टू। कैलकुलेटर से आप देख लो कितना आता है, डेसिमल में भरना था ना, राउंड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेस, तो ये है दिस। गेट में एक क्वेश्चन इसमें पहले भी आया, हमने क्लास में डिस्कस किया है, सो डेल्टा मेथड से, ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम का अगला वर्जन है। ओके सो ये आप आंसर आ गया, ये यूज किया हमने, आप ये बुक में देख लो क्या है स्टेटमेंट पढ़ के ढंग से। सो y1 y2 y i r आई आई डी रैंडम वेरिएबल्स होगा, तो यूज कर लो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसका आंसर देख लेना क्या है। ओके तो अब आते हैं, अच्छा मैं पीछे क्यों आ रहा हूँ, चलो आगे। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, कंसीडर द प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा, ये बीच में जी जो है वो सिग्मा फील्ड एक्चुअली है ना, वो सिग्मा फील्ड है। सो यहाँ क्या बोल रहा है कि आपके पास है कंसीडर द प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा, मतलब सैंपल स्पेस, सिग्मा फील्ड, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस। सैंपल स्पेस दे रखा है आपको फिर से 1 2 3 4। अब जी एक क्वेश्चन पहले भी था शुरू में, शायद चौथा या कौन सा क्वेश्चन था, स्टैट्स का पहला ही क्वेश्चन था स्टैट्स का शायद इस तरह है। थोड़ा सा मैच करा रहे हैं। हाँ वहां भी सेम कॉन्सेप्ट था, वहां भी सिग्मा फील्ड दे रखा है आपको, तो उस वहां रैंडम वेरिएबल चेक करना था, यहाँ पे आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिग्मा फील्ड ये है। सिग्मा फील्ड क्या होता है कि सिग्मा फील्ड एक्चुअली जिस पे प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का डोमेन सिग्मा फील्ड है। तो मतलब हमारे पास इवेंट सिर्फ वही होंगे जो सिग्मा फील्ड के मेंबर हैं। ऐसा नहीं कि एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट, नो। कल भी रिपीट किया, वो बच्चों के लिए डेफिनेशन वो है, जो बच्चे 11 12 वाले हैं या चलो बीएससी तक मान लो कि एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट, नहीं। यहाँ पे जब सिग्मा फील्ड स्पेसिफाइड हो तो इवेंट सिर्फ सिग्मा फील्ड का एलिमेंट ही होगा। तो यहाँ पे कितने इवेंट है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि पावर सेट इसका लिखोगे तो 16 मेंबर आएंगे, है ना, 16 आएंगे, लेकिन 16 के 16 एलिमेंट इवेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ 8 ही इवेंट है और इन्हीं सब की प्रोबेबिलिटी ऐड करके 1 आ जाएगी, ऐसे डिफाइन किया होगा। ओके तो सिर्फ इवेंट मेरे पास यही 8 है। अब देखो तो क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 पे 1/4 है। तो चलो पहले मुझे 1 का कॉम्प्लीमेंट बताओ। देखो यहाँ लिखता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी 1 पे है 1/4। तो तुम सेलेक्ट करो सैंपल स्पेस में 1 वाले का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, इसमें इसके रेस्पेक्ट में कौन सा होगा। अरे भाई 1 का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है, ये एक सेट है। कॉम्प्लीमेंट समझ आता है आप लोगों को, ये यूनिवर्सल सेट है मतलब। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट लेना है इस सैंपल स्पेस के रेस्पेक्ट में। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 का नेगेशन, नॉट, अगर इवेंट का कॉम्प्लीमेंट छोड़ के सारे हो जाएंगे। हाँ तो 1 के छोड़ के क्या क्या इसमें आ सकता है, 2 3 4, जस्ट 2 3 4। ये सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस में से यूनिवर्सल सेट है, इसमें से उसको घटा दीजिए ना, है ना। तो यहाँ पे 2 3 4, तो ये 1/4 है, तो यहाँ कितना लिखूं मैं, 3/4, यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं ना, नॉट ए, तो ये इवेंट मान लो ई है, तो ये ई कॉम्प्लीमेंट लिख रहा था मैं। चलिए तो ये आएगा 3/4 आपका। सिमिलरली नेक्स्ट दे रखा है, अब x विद रैंडम वेरिएबल डिफाइन ओवर प्रोबेबिलिटी स्पेस एज, और आगे अब देखो जरा समझो इस चीज को, ये नोटेशन दोनों डिफरेंट है, ये समझो ये कुछ और है और यहाँ कुछ और है, ये रैंडम वेरिएबल डिफाइंड है यहाँ पे। अच्छा चलो इसको लिख देता हूँ मैं फिर से, तो ये जरा इसको समझो अभी। सो प्रोबेबिलिटी लिखा है x लेस देन इक्वल टू 2, दिस प्रोबेबिलिटी इज 3/4। पहले तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूं ताकि मेरे पास स्पेस रहे। ओके सो देखो इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू क्या, अच्छा पहले ये बता दूं मैं कि रेंज ऑफ x क्या है। तुम लोग पहले मुझे ये बताओ, रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल लाइक दिस। तो यहां से रेंज देखो, 1 2 3 4, ये पता है क्या कहना चाह रहा है। जरा इसको समझो, हाँ एग्जैक्टली, रेंज ये नंबर्स है 1 2 3 नॉट 4। रेंज 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 मतलब x एक फंक्शन है, आप जानते हो आप सब, x एक फंक्शन है ओमेगा से r में, तो x ऑफ ओमेगा विल बिलोंग टू r, ठीक है ना। तो मतलब x ओमेगा की वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लो k है, तो k रेंज में आएगा, मैं बता दूं आपको। सो रेंज क्या होगा यहाँ पे, रेंज ऑफ x मैं बोलता हूं तो सेट ऑफ k होगा, ठीक है। इस तरीके से x ओमेगा इज इक्वल टू k, और ये ओमेगा कहां होगा, तो ये जो ओमेगा है वो सैंपल स्पेस में होगा भाई, ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं रैंडम वेरिएबल का, y इक्वल टू f ऑफ x टाइप का x। यस एग्जैक्टली। तो जो f आप बोल रहे हो वो x है, कैपिटल X है, y इज इक्वल टू fx होता है ना, तो जो y की वैल्यू जो वो रेंज में आती है ना, और x जो होती है वो डोमेन होती है, तो ये डोमेन है, ओमेगा डोमेन है आपका, ये जो ओमेगा लिखा हुआ है ये डोमेन है, इसमें आएगा,
ये डोमेन है y बराबर एफ एक्स, यस, तो मैं एफ एक्स लिख रहा हूं, दिस इज समथिंग लाइक एफ एक्स, यस। सो तो f आपका ये कैपिटल x है, ओमेगा x है, एनीवे तो अब बताओ मुझे देख के रेंज ऑफ x क्या है। ये एफ एक्स लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा है समझ लो, f1 इज इक्वल टू 1, ये पहला ऐसा है, दूसरा f2 इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू 2, लाइक दिस, इस तरह से लिखा हुआ है। हाँ सेट में 3 एलिमेंट आएंगे। यस, तो रेंज सेट में 3 एलिमेंट आएंगे, क्या क्या आएंगे? 1 2 3। यस, सो रेंज सिर्फ 1 2 3 है, मतलब रैंडम वेरिएबल x की सिर्फ 3 ही वैल्यू हो सकती है, 1 2 3, x कैन टेक ओनली 3 वैल्यूज, 1 2 3, और ये बीच में जो लिखा है क्या है, ओमेगा है, ये सैंपल स्पेस का मेंबर है, 4 था ना सैंपल स्पेस में। तो रैंडम वेरिएबल क्या करता है, सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट को किसी नंबर पे मैप करता है, तो वही तो कर रहा है ये, है ना। हाँ, सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को किसी रियल नंबर से मैप करता है, तो वही कर रहा है कि सैंपल स्पेस में 1 जो है उसको 1 पे मैप कर रहा है, सैंपल स्पेस में 2 को 2 पे मैप कर रहा है, सैंपल स्पेस में 3 को 2 पे मैप कर रहा है, सैंपल स्पेस में 4 को 3 पे मैप कर रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। सो x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो x क्या क्या ले सकती है वैल्यू यहाँ पे, या तो 1 या 2, ये x रेंज की, ये रेंज है, यहाँ लिख रहा हूँ रेंज इक्वल टू 3/4। अब आप बताओ, ओके नाउ यू अंडरस्टैंड। 3 भी तो ले सकते हैं। नहीं, क्या लिखा है, मैं इसको लिख रहा हूँ, हाँ अभी इसको डिफाइन। हाँ इस पे, इसको मैं इसी को रीराइट करो, मैं इसी को लिख रहा हूँ कि 1 और 2 मिला के 3/4 है, मतलब 1 2 प्रोबेबिलिटी। अब देखो x इक्वल टू 1 का क्या मीनिंग है, मैं ये समझा रहा हूँ आपको। अब तो x इक्वल टू 1 का मीनिंग है कि अब बताओ ऐसा कौन सा आउटकम था जहां रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो रही थी, किस आउट सैंपल स्पेस के किस आउटकम पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, 1 पे। तो ये वाला सेट है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, और ये आपको दे रखी है, कितना दे रखी है, तो ये 1/4 है। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि सैंपल स्पेस के ऐसे कौन कौन सा मेंबर है जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे x की वैल्यू 2 मिल रही है। 2 नंबर है। हाँ 2 नंबर है, वो कौन कौन से है, 2 and 3, यस। अब मुझे ये ढूंढना है, ये तो बताया नहीं किसी ने, है ना, मुझे अगर ढूंढना है, ये तो मुझे पता है 1/4 है, तो यहाँ से आ जाएगा ना ये। अब देखो, तो ये तो मुझे पता है, ये क्वांटिटी मुझे पता है, तो मैं यहाँ 1/4 रख देता हूँ इसको, इस वाले को, ये मुझे पता है इसीलिए, प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 2, तो ये आ गया 3/4। तो यहाँ से आप मुझे बताओ x बराबर 2 कितना आ गया आपका, मतलब कटा दो 1/2 ना, 3/4 माइनस 1/4 2/4 1/2 आ गया। ओके, सो आपके पास x बराबर 2 पता है, और x बराबर 2 का मतलब है आपको ये पता चल गया, ठीक है, x बराबर 2 आपने निकाला ना, जो कि 2 3 की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था फाइनली आपसे, आपने पूछा 1/4 पे क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, अब जरा समझो, मैं ये डेफिनेशन हटा देता हूँ क्योंकि डेफिनेशन आपको पता है, मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करता हूँ। सो नाउ, हाँ डेफिनेशन तो हटा देता हूँ, चलो अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी एट सेट 1 4, ठीक है, इस पे पूछा गया, मतलब प्रोबेबिलिटी एट 1 प्रोबेबिलिटी एट 4। अब ये तो मुझे पता है यहाँ से, ये 1/4, अब ये नहीं पता मुझे, तो कहां से आएगी। अब आप सोचो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कितनी होती है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, 1, तो ये 1 हो गई। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी 1 प्रोबेबिलिटी एट 2 3 प्रोबेबिलिटी एट 4। क्या किया मैंने, इन चारों को अलग अलग कर दिया। अब ये मुझे पता था, तो यहां से मुझे पता है ये 1/4 है, ये मुझे पता भी निकाला मैंने। मतलब निकलेगी तो वही 1/2 ही निकलेगी। 1/2 ही निकलेगी, चेक करते हैं क्या निकलेगी बताओ, प्रोबेबिलिटी एट 4, 1/4 प्लस 1/2 प्रोबेबिलिटी एट 4, प्रोबेबिलिटी एट 4, बताओ जी 4 की निकाल रहे हैं। हाँ बट, हाँ 4 पे कितनी आएगी आपकी। 1/4। अच्छा आप सही कह रहे हैं कि इतना क्यों कर रहे हैं, यू राइट, हम इतना क्यों कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो मतलब ठीक है, अब निकाल दिए तो वहां से निकालेंगे तो, है ना, तो मतलब 1/2 ही आएगी, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, हालांकि सही कह रहे हो आप। डायरेक्टली मैं ऐसा ना सोच लूं कि ये कॉम्प्लीमेंट है इसका
इज इट, है ना? यस सर। हाँ तो ठीक है, फिर तो ऐसे ही कर दो 1 माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 इसका है ना, तो 1/2 आ गया। ठीक है, इतना ये करने की जरूरत नहीं थी, कर दिया तो भी करनी है, लेकिन ये इतना मतलब ये लंबा हो गया, सो बिना इसके कर लेते हैं, क्योंकि आप सिंपली देख पा रहे हो कि 2 3 और 1 4 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 में से हटा देंगे। ठीक है, तो ये था, एक बार देख लो अगर दिक्कत है तो। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो देखिए, हाँ क्या समझ नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 58 सर। हाँ 58 अभी नहीं किया होगा, मैंने क्या 60 लिया है। 58 क्या मैथ का, स्टैट्स का है? स्टैट्स का होगा। रिग्रेशन है, स्टैट्स ही है। हाँ वो किसका क्वेश्चन है, पॉइजन प्रोसेस का? रिग्रेशन मॉडल। हाँ ये अगले क्लास में करेंगे ये सब बाकी वाले, अभी हम सिर्फ कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड मेनली प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्रेंस। ठीक है, अभी हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, अब इसका करते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, कल कुछ किए, आज कुछ करेंगे, और उसके बाद जो बचा है क्वेश्चन एक्स्ट्रा वो आप मुझे लिख के भेजना, फिर हम वो अगली क्लास में करेंगे। तो x and be a sequence of IID random variables which mean 0, variance 1, so all of them defined on the same probability space। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा? देखो यहाँ y i क्या है, x i था, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी लगा के देखें पहले, सबसे पहले। हाँ IID है, क्या है, विथ मीन 0 कुछ भी है, लेकिन पता नहीं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है मीन 0 है और वेरिएंस 1 है, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो। अब ऑल ऑफ देम डिफाइन ऑन द प्रोबेबिलिटी y n आपको डिफाइन किया इसने x1 x2 x3 x4 x2n minus 1 x2n एंड होल अपॉन में है n। तो पूछ रहा है आपसे कि रूट एन वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल। अच्छा इज आर, ओ यहाँ प्रॉब्लम अभी है, इज आर की बात कर रहा, मतलब एमएसक्यू हो गया, 1 2 3 या 4 करेक्ट हो सकता है ना। अब तक जो हम कर रहे थे वो सिर्फ एमसीक्यू था। तो लाइक मुझे लगता है 40 से 50 से 60 के बीच, 51 से आई थिंक 60 तक एमएसक्यू था, पिछला तो मैं 60 किया था। ये क्या था, ये एमसीक्यू था, वो एनएटी था ये, है ना। तो अब अच्छा पीछे जो होंगे, ओके देखते हैं कितने, 5 है 10, शायद 5 क्वेश्चन होंगे। तो एनीवे चलो इसको ट्राई करते से हैं, ज्यादा है इस बार शायद, चेक कर लेते हैं अभी। तो एनीवे पहले ऑप्शन के बारे में सोचते हैं। सो रूट एन वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड, तो सिंपल स्टैंडर्ड लिमिट थ्योरम लगाओ। तो ए ऑप्शन के लिए वाई एन माइनस, वाई एन की मीन बताओ मुझे क्या आएगा? 0। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका मीन 0 था, अब देखो इंडिपेंडेंट है तो 0 ही आएगा, अपॉन वाई एन का वेरिएंस बताओ, मतलब हालांकि वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वेरिएंस बताओ, उसका रूट ले लेंगे। ठीक था ना। एक्चुअली ये इसको तो आप ऐसे समझ सकते हो, y ये बार टाइप का है ना, दिस इज लाइक y बार, ये मीन तो ले रहा है इन सब का। अगर मैं इसका नया नाम दे दूं सपोज, देखो मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, मैं जो yn है इसको मैं w बार कर देता हूँ। w बार क्या है, इसका नाम w1 w2 wn अपॉन n ऐसा कर दिया मैंने अपनी मर्जी से। सो wi जो मेरा अब है वो कुछ ऐसा है, x 2i माइनस 1 इंटू x2i, ये समझ लो wn जो है x2n इस तरह से है। ठीक है, तो ये हो गया wn जो है प्रोडक्ट है इसका। तो e ऑफ wn आप निकालते हैं, चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, 0 हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ wn निकालेंगे आप, क्या होगा, तो ब्रेक कर लो इसको। हाँ 1 आया, 1 आ रहा है, चेक कर लो। तो जस्ट मीन तो 0 है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली e ऑफ ऐसा हो जाएगा x2n माइनस 1 स्क्वायर इंटू x2n स्क्वायर, ये ना अलग अलग हो जाएगा, और ये आप वहां से निकाल लीजिए।
वेरिएंस 1 है, तो मतलब वेरिएंस तो 1 ही हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो 1 इंटू 1 1 आ गया। तो अब देखो, ओके, तो अब मैं आता हूँ, इसको ध्यान देखो, देखो वाई एन जो है डब्ल्यू बार है, इसे जरा समझना, डब्ल्यू बार, डब्ल्यू आई मेरा ये है, तो मैंने नया सैंपल डिफाइन कर दिया डब्ल्यू, ठीक है। देखो पहले तो x1 x2 xn था, अब उससे इसने बनाया yn नया डिफाइन किया मैंने, yn को यूज करके या उसी को मॉडिफाई करके मैंने wn लिख दिया, दिस इज w बार। तो जहां भी yn लिखा है उसको w बार समझना। तो अब देखो पहला ऑप्शन पे आता हूं इधर मैं, सो ऑप्शन ए ये कह रहा है द रूट n w बार, तो मैं ये कह रहा था तुमसे -0, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि w बार माइनस मीन 0 है, क्या होता है सिग्मा बाई रूट n ना, तो सिग्मा कितना आया हमारा अभी, 1 तो 1 बाई रूट n, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, कैसे बोल पा रहे हैं हम, बाई सेंट्रल लेवल सेंटर में थ्योरम, तो इसी 1 बाई रूट n को यहाँ ले आओ, तो मतलब ए ट्रू ऑप्शन है, सही, ठीक है ना। w बार इज नथिंग बट yn, तो yn को w बार, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये हो गया, ओके। सो तो ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे पे आते हैं, yn कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू 0, y मतलब w बार, ठीक है, सो w बार कन्वर्जेस, सो बी ऑप्शन बोल रहा है w बार कन्वर्जेस टू 0 इन सेकेंड मीन, ठीक है ना, मान लो बुक के लैंग्वेज स्क्वायर समथिंग, तो सेकेंड मीन का मतलब क्या हो गया, y बार था, तो इसका डेफिनेशन बताओ, सेकेंड मीन में कन्वर्ज करने का क्या मतलब है, इसका मीन तो 0 आया था, दिस शुड कन्वर्ज टू 0, यही ना, ये सीक्वेंस है, यहाँ पे लिमिट भी होगी, तो इसका ये मतलब डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन ये है, सेकेंड मीन, मैं यहाँ लिखता हूँ सेकेंड मोमेंट है ना, सेकेंड मीन की बात कर रहा था ना, सो कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन, तो मुझे ये दिखाना है मतलब, तो इजी नहीं हो गया, ये चेक कर लो सही है गलत है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ w बार का स्क्वायर, मॉड हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, अब ये कितना आएगा, दिस इज मीन 0 है तो वेरिएंस इक्वल होता है, हाँ वेरिएंस और w बार कितना आ गया ये, 1/n, सो सिग्मा, यस सिग्मा स्क्वायर बाई n था, तो ये आपका 1 बाई n आ गया, और यहाँ लगा हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या ये ट्रू है फॉल्स, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, 0, तो सही है, मतलब बी भी सही है, तो यहाँ से बी भी सही हो गया, तो यहाँ से बी भी करेक्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, yn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, सिंपल देखो yn प्लस 1 बाई n, सो थोड़ा yn के बारे में सोचो, इसको ऐसा कर सकते हैं, कैसे, जैसे in अपना क्वाड्रेटिक मीन में कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, तो वो इंप्लाई करता है प्रोबेबिलिटी में 0 कन्वर्ज, कांस्टेंट में है तो आई थिंक करेक्ट हो जाएगा, हाँ। तो दूसरा प्लस में जैसे an प्लस bn, और bn भी ऐसा सीक्वेंस है जो 0 पे जा रहा है, ओवरऑल an प्लस bn भी, देखो yn तुम्हारा w बार है, w बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, बाय वीक ऑफ लार्ज नंबर, क्या होता है भाई, ई डब्ल्यू ना, ई डब्ल्यू यहाँ 0 था ना, हाँ ई डब्ल्यू यहाँ 0 आया था ना, ई डब्ल्यू, सो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू जो डब्ल्यू ये है w1 0 आएगा, so ईच wi का मीन 0 है, तो ये हो गया एक्चुअली, और ये कांस्टेंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो और देखो w बार प्लस 1 बाई n विल आल्सो कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0, सिंपली क्योंकि इसकी लिमिट कहाँ जा रही है 0 पे, थ्योरम है ये, तो ये भी करेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगा दिया मैंने, वो भी तुम लगा सकते हो ना, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सो वी आउट, ठीक है ना, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, yn अकेला कन्वर्ज कर रहा है इन प्रोबेबिलिटी टू 0, 1 बाई n लगाया तो 1 बाई n खुद सीक्वेंस है जो 0 पे जा रही है, तो 0 पे ही जाएगी। अब अगर वो कन्वर्ज कर रही है प्रोबेबिलिटी में, हो गया उसका xn की बात कर, देखो xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, अब xn अकेला ऑलमोस्ट श्योरली 0 पे जा रहा है, क्या xn सिंगल रैंडम वेरिएबल है, xn के बारे में देखो क्या इंफॉर्मेशन है, xn एक रैंडम वेरिएबल इनमें से है, सीक्वेंस मतलब कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस x1 x2 xn जिसका मीन 0 वेरिएंस 1 है, तो क्या ये सीक्वेंस ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्ज करेगी 0 पे,
बताओ भाई क्या चेक करोगे? देखो तो मुझे अब चेक करना है xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो। तो मुझे इसका डेफिनेशन बताओ। कोई सीक्वेंस ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्ज होने का क्या मतलब है? xn equal to mu। अच्छा ये बताओ मुझे, ये दिस इज इफ यू ओनली दिस बिकॉज कांस्टेंट है ना? वो स्टेटमेंट पे तो हो जाता है। नहीं नहीं हाँ। ये सही है ना ये स्टेटमेंट? चलो अब इसका इसका डेफिनेशन बताओ। ये कांस्टेंट पे जा रही है इसलिए मैंने वो कर दिया, सेम बात है। हाँ अब इसका डेफिनेशन क्या है? कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू दिस। प्रोबेबिलिटी mod xn minus mu एक less than मिनट, epsilon x माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। हाँ tends to 0। हाँ तो ये कहाँ जाना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन लिया तो 1 आना चाहिए। 1 1 हाँ 1। अगर आप मोर देन एप्सिलॉन लोगे तो, अगर आप Zero। मोर देन एप्सिलॉन तो तब जीरो लाना पड़ेगा। वो चीज़ है, दोनों इक्विवेलेंट टर्म है, आप कोई भी एक यूज करो, दोनों इक्विवेलेंट रिजल्ट है। तो चलो मोर देन एप्सिलॉन लेके करके देख लो। तो अब चेक करो ये प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी क्या हमेशा? यहाँ चेक करता हूँ देखो। सो मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी mod xn more than epsilon। epsilon can be any real number, this is for all epsilon more than 0। epsilon आपकी चॉइस से कुछ भी ले सकते हो, 0.1 भी और 100 भी। तो कह रहा है कि कोई भी epsilon you choose, any epsilon you choose, this term should be 0। चलो मैं अपनी मर्जी से epsilon, तुम बताओ मुझे कोई epsilon दो मुझे 0 से ज्यादा, कुछ भी सेलेक्ट करो, कोई पर्टिकुलर epsilon बताओ, क्या चूज करूं मैं epsilon को? 10। नहीं नहीं n में क्यों जा रहे हो? कोई कांस्टेंट बताओ ना सिंपल। 1/n लेना, चलो 1/n ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 1/n क्यों ले रहे हो? चलो 1/n ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो प्रोबेबिलिटी mod xn मोर देन 1/n। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी xn मोर देन 1/n और प्रोबेबिलिटी xn लेस देन -1। ठीक है? अब बताओ प्रोबेबिलिटी मोर देन 1/n, हालांकि यहाँ लिमिट लगा हुआ है n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ लगा हुआ है n टेंस टू इंफिनिटी, बाद में, चलो बाद में देखेंगे n टू इंफिनिटी को। सो बताओ ये प्रोबेबिलिटी क्या जीरो आएगी हमेशा? अब क्वेश्चन ये है क्या ये जीरो आए, अरे क्या हो रहा है? सो क्या ये जीरो आएगी? क्वेश्चन इज दिस। तो जब n टेंस टू इंफिनिटी लोगे तुम्हारा 1/n कहाँ जाएगा? 0 पे। तो xn मोर देन 0, क्या ये जीरो आएगी हमेशा? नहीं आएगी। नहीं आएगी ना, दिस इज नॉन जीरो, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अपन ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? मीन 0 वेरिएंस बने। हाँ तो डेटा वेरी कर रहा है। हाँ कंसिस्टेंट की जो कंडीशन होती है, मतलब एक्सपेक्टेशन 0 पे जाना चाहिए, सॉरी एक्सपेक्टेशन थीटा वेरिएंस 0, तो वेरिएंस 0 नहीं हो रहा है। अच्छा एक मिनट, तो आप ये कहना चाह रहे हो, ओके मैं थ्योरम लगाता हूँ। सो वो जो थ्योरम की आप जो बात करो उसमें ये होता है कि अगर ये बोथ वे ट्रू नहीं है, वो थ्योरम सिर्फ वन वे ट्रू है। फॉर एग्जांपल अगर xn क्या दिस इज दिस एंड क्या था, मैंने उल्टा लिख दिया ना, यहाँ मीन होना चाहिए ये। हाँ तो इसमें ये होता है कि यस सर। e of xn should go to mean and variance should go to 0, then we say क्या इंप्लाई कर सकते हैं सर हम इससे कि वो कंसिस्टेंट होगा? नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि क्या रिजल्ट होता है उसमें कि mean should go to exn go to this and variance of xn should go to 0, then we say what? कंसिस्टेंट होता है, वो कंसिस्टेंट कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी तो एक ही चीज। yes consistent estimator of what? mu, yes, so mu। ठीक है, तो यहाँ आपका mu कितना है? इस क्वेश्चन mu कितना था? 0। तो मतलब हम ये चेक कर रहे थे इसलिए मैं 0 लिख दिया था। तो इन जनरल डेफिनेशन ये है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में e of xn should be 0 as n tends to infinity, वो इधर ही रखा है, and variance of xn should be also 0 when limit n tends to infinity। बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कंसिस्टेंट है। तो ये थ्योरम जस्ट वन वे है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो जरूरी नहीं ऐसा होगा, ऐसे एस्टिमेटर आपको मिल जाएंगे जो कंसिस्टेंट है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो रहा होगा। सो ये सिर्फ
नेसेसरी कंडीशन है, सॉरी ये सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन है, नॉट नेसेसरी। सफिशिएंट मतलब अगर ऐसा है तो बताएगा कि xn इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। बट अगर कोई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर तो जरूरी नहीं है कि वो इसको फॉलो करे। हाँ, इफ एंड ओनली इफ नहीं है एक्चुअली ये। हालांकि आप देखोगे बुक में जनरली लोग लिख देते हैं क्योंकि बहुत रेयर एग्जांपल है, एग्जांपल बहुत रेयर है। सो 99.9% केस में इफ एंड ओनली हो जाएगा, कुछ एक्सेप्शन एक दो है। तो इन जनरल तो आपके एग्जांपल इट इज फाइन। अगर आप कोई बच्चा गलती करके एमसीक्यू एग्जाम में टिक कर देता है तो वो करेक्ट ही होगा, ऐसा एक्सेप्शन बहुत रेयर है। सो यहाँ से ठीक है, जो देखने वाले यहाँ से देख लेगा ओके। सो यहाँ तो जीरो था नहीं हमारे क्वेश्चन में, सो दैट इज फाइन। बट दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल, मतलब इसका कन्वर्स बोल रहा हूँ, इस थ्योरम का कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं है। ओके, अब देखना किसी बुक में आप स्टेटमेंट चेक करो, वहां देखो इफ एंड ओनली नहीं लिखा होगा, डबल इंप्लाइज नहीं लगाया होगा, इफ एंड ओनली नहीं होगा, सिर्फ लिखा होगा इफ दिस हैपेंस देन कंसिस्टेंट। वहां ऐसा नहीं लिखा होगा कन्वर्स इज ट्रू, चेक करना आप। वरना है ना इफ एंड ओनली होता है कई जगह जगह जहां होता है वहां पे, यहाँ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? डी इज रॉन्ग। तो हमारे हिसाब से ए बी सी करेक्ट होना चाहिए। वहां पे क्वेश्चन नहीं बना था ये। मेरे से तो ए सी डी हो गया था, बी रॉन्ग हो गया। हाँ वही, क्योंकि एक छोड़ेंगे आप तो आंसर आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। ये भी देखिए 56 नंबर है, इज आर एमएसक्यू है ये भी, क्योंकि जैक में अलग से स्पेसिफाइड होता है कि एमसीक्यू एमएसक्यू एनएटी, यहाँ नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। ये इज आर पैटर्न ही सर डिसाइड नहीं है। हाँ, यहाँ पैटर्न फिक्स नहीं किया उसने कि यहाँ से यहाँ तक एनएटी है, यहाँ से यहाँ तक एमसीक्यू है, यहाँ से एमएसक्यू, उन्होंने जनरल दे रखा, खुद पहचानना है। ये इज आर जहाँ लिखा हो मतलब एमएसक्यू है। नहीं, दूसरा ऑप्शन भी तो है, वो टिक एक बार टिक लग गया तो ठीक है, चार ऑप्शन में से अगर एक से ज्यादा टिक लग गया तो ठीक है। हाँ वही, हाँ वहाँ था क्यों, एक्चुअली देखना उसमें सर्कल था, एमसीक्यू में सर्कल था और एमएसक्यू में बॉक्स था, स्क्वायर बॉक्स है ना, इस तरह से। तो उस तरह से था, बॉक्स वाला था इसमें। ओके, देखते हैं इसको, ये भी इजी क्वेश्चन है ऐसे काफी, तो मतलब ज्वाइंट वाला है। तो इसमें क्या है 56 है ना, तो ये क्या बोल रहा है आपसे, देख लो इसको ज्वाइंट दे रखा आपको। अब देखो ये कुछ ऐसा कहने का मतलब pxy का मतलब ये है, कंडीशनल टाइप को बना देते हैं ज्वाइंट को ही, मतलब राइट fx। हाँ देखिए यहाँ x y पे डिपेंड कर रहा ना, तो y गिवन होगा, y गिवन होगा तभी x आप स्पेसिफाई कर पाओगे, तो y को गिवन होना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह से आएगा। सो f ऑफ x गिवन y, हाँ ये आपका ऐसा मिलेगा आपको, ये मतलब ये चूंकि डिस्क्रीट है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा इसको। तो कहने मतलब ये आप ये निकाल पाओगे, अगर आपको ऐसा दिख नहीं रहा तो सिंपली इसको आप क्या करो, समेशन कर लो x के रेस्पेक्ट में, x की वैल्यू 0 से y में है ना, तो आप समेशन करके देख लो आपको दिख जाएगा। तो मुझे तो दिख गया ऐसे ही, तो देखो मैं पहले इसको लिखता हूँ। सो होगा क्या, जरा उसको देखो फिट करता हूँ, जरा ध्यान देना, e की पावर -2 x फैक्टोरियल y माइनस x फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ मुझे NCR बनाने के लिए क्या है समझो जरा, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो मेरे पास n फैक्टोरियल नहीं है, तो मैं पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। क्या किया, तो अब इससे क्या हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, ycx। हाँ ycx आप इसको लिख पाओगे। अब इधर ध्यान दो, जो बचा उधर ध्यान दो, e की पावर -2 अपॉन y फैक्टोरियल। अब इसको एक पीएमएफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, e की पावर माइनस लैम्डा, हाँ सो लैम्डा की पावर y। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ लिखोगे, देखो बन गया। यस सर। सो ये आपका ये वाला टर्म है और ये आपका ये वाला टर्म, NCX, ठीक है ना। सो एक्चुअली बाइनोमियल हो गया ना, 1/2। हाँ तो कहने का मतलब ये हो गया कहना यहाँ कि y जो है पॉइजन है 2 पे और x गिवन y इज बाइनोमियल y कॉमा हाफ। तो किसको आप लिख सकते हो, हाफ की पावर x और हाफ की पावर y माइनस x अगर चाहो तो ये बाइनोमियल का पीएमएफ है, चेक करो। तो बाइनोमियल y हाफ है, ये पॉइजन है। अब देख लो, आंसर इजीली दिख जाएगा। अब देखो आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया y का भी और x गिवन y का भी। तो पहला देखो e ऑफ x गिवन y, तो बताओ
यहां से मीन कितना आता है बाइनोमियल में, कितना होगा बाइनोमियल में, y/2 y/2, और y आपको कितना गिवन है यहाँ पे, 4/2 2 आ गया। तो 2 आ गया, ये ट्रू हो गया मतलब। ठीक है। चलो नेक्स्ट, mgf ऑफ y, mgf ऑफ y, अब बताओ पॉइजन का mgf क्या होता है, a की पावर लैम्डा e टू द पावर t माइनस 1, मतलब हाँ ट्रू है ये ऑप्शन। ये भी ट्रू हो गया। ex, तो इसको आप करेंगे ex को e ऑफ y गिवन x, ये करेंगे ना आप, सॉरी e ऑफ x गिवन y, e ऑफ x गिवन y, अब x गिवन y का क्या था, y/2, y/2 तो e ऑफ y/2, और ey कितना है, 2/2 2/2 1 आ गया, तो ये गलत हो गया। अब ज्वाइंट mgf ऑफ xy, अब आपको ज्वाइंट mgf दे रहा है यहाँ से, इसको हम यहीं से चेक कर लेंगे, मतलब ऑप्शन से ही चले जाएंगे। हाँ सिंपली तुम क्या करो आप, अगर मैं इसमें मान लो चलो u को 0 रख देता हूं, हाँ तो मुझे y का mgf मिलेगा, देखो u को 0 रखो आप, देखो y का mgf मिल रहा है, ये आ रहा होगा, चेक करो आप, जब आप u को 0 रखोगे ये यस मिलेगा। सर आ रहा है। हाँ हालांकि ये ट्रू है तो आप चेक कर सकते हो, तो ये हो गया। अगर v को 0 रखोगे तो x अकेला तो पता नहीं आपको क्या है, अकेला वो कंडीशनल में पता है आपको, तो देखो दूसरा तरीका है कि ज्वाइंट mgf का जो डेफिनेशन होता है आप वो यूज कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि जो m t1 t2 जो होता है वो से करोगे, आप उससे भी कर सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t1x प्लस t2y, वो t1 t2 की जगह u भी यूज किया है, t1 t2 की जगह u और v यूज किया है इसने, सो t1 प्लस t2y, बाकी समेशन करके ये करके सिंप्लीफाई करके आ जाता है, तो ये d करेक्ट है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ हो गया a सही था b गलत था, सॉरी उल्टा लिख दिया, गुरु से चेक करता हूँ मैं, तो a ट्रू था, b ट्रू था, c फॉल्स था, d ट्रू है। ओके, a b d ट्रू हो गया। चलिए आगे, पिछले वाला क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाला सही है। अच्छा कोई बात नहीं, तो एग्जाम में होते हैं। सो अब क्या करते हैं, अब यहाँ आते हैं, नेक्स्ट है, देखिए कि सपोज यू वी आर टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली IID रैंडम वेरिएबल ईच हैविंग PDF दिस, सो लैम्डा स्क्वायर x e की पावर माइनस लैम्डा x, जब x मोर देन, ये गामा है ना, गामा 2 कॉमा लैम्डा, ओके, तो आगे क्या हो जाएगा, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ओके। तो इस तरह क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे पास आया था, वेरिएंस ऑफ, वहां पूछा था वेरिएंस ऑफ x इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, इस तरह कुछ था। सो देखो इसके लिए क्या तरीका है, इसमें सर ऐसे हो जाएगा कि u अपना एक गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, v अपना गामा डिस्ट्रीब्यूशन, और u माइनस v। हाँ देखो उसका कोई टेंशन नहीं है, आप सिंपली बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ, देखो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो अपने मीन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो उसका मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होता है, और वो मीन के अबाउट सिमेट्रिक, तो e ऑफ u माइनस v कितनी आ जाएगी, जीरो ही आएगी सर, u जो मतलब सिमेट्रिक है ना, मतलब जो u का वेरिएंस होगा वही u का मीन होगा, वही v का भी मीन होगा। तो अगर ये सिमेट्रिक होगा तो जीरो के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा। अब इसका रेंज क्या है, u माइनस v का सपोर्ट क्या होगा, जो नया रैंडम वेरिएबल है, मान लो इसका नाम w दे दो, w अगर है w इज इक्वल टू u माइनस v, तो इसका रेंज क्या होगा, w का वैल्यूज कहां से कहां तक जा सकती है, चूंकि IID है तो u माइनस v और v माइनस u का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, यस और नो, यस सर, मतलब एक एक्सचेंजेबल टाइप का समझ लो, सो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ मतलब एक IID है ना, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, PDF सिमिलर होगा, u भी एक्सचेंज हो जाएगा उस तरह से। सो कहने का मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक होगा जीरो के अबाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि w की वैल्यू पूरी रियल नंबर हो सकती है। या मैं दूसरा तरीका बताऊं आपसे, अगर आप निकालो u मोर देन इक्वल टू v की प्रोबेबिलिटी, ये हाफ आएगी, प्रोबेबिलिटी v मोर देन इक्वल टू u निकालो, ये भी हाफ आएगी, तो
तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब मीन मीडियन मोड तीनों इसका 0 है। हाँ, यहाँ पे रेंज u ग्रेटर देन v होगा। है ना, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हाफ आएगी, मतलब कुछ भी हो सकता है, u भी तो, u एंड v आर पॉजिटिव रियल नंबर, बट उसका डिफरेंस कोई भी रियल नंबर आ सकता है। u भी आर पॉजिटिव रियल नंबर, बट डिफरेंस कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ ये करेक्ट होगा। अब बात करना है, अच्छा इसका वो निकाल लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u अपॉन v, तो इसका तो मीन निकाल लो, छोड़ो सीधा देखो u अपॉन v का मीन कितना आएगा, सीधा मीन निकालो, क्या 1 आ रहा है क्या, क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं वैसे नहीं नहीं, ऐसे इसको ऐसे कर लेते हैं, कैसे? u अपना गामा है, v अपना गामा है, हाँ तो u अपॉन v बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा अच्छा, उससे करना है तो ठीक है। बीटा 2 हाँ तो ये गामा क्या है 2 कॉमा लैम्डा, और ये भी गामा 2 कॉमा लैम्डा, तो दोनों का कॉमन होना चाहिए बीटा, तो बीटा 2 हो गया, यस। बीटा 2 का मीन कितना होगा, 2 अपॉन 2 प्लस 2, कितना आया? नहीं नहीं सर, ये नहीं होता, उसमें वो बीटा 1 का होता है, a अपॉन a प्लस b, वो 1 का होता है, बीटा 2 का होता है a प्लस। चेक कीजिए चेक कीजिए, इसमें जहां तक आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ u इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ v ना, तो इसका जो मीन आता है u अपॉन v का मीन क्या आएगा, इसका जो मीन होगा आई थिंक, अच्छा यहाँ तो लैम्डा वो वाला है ना, ओके, मीन आएगा 2, चेक करो बीटा 2 का क्या है, मतलब बीटा सेकंड काइंड ऑफ आंसर है शायद, एक देख, छोड़ो उससे छोड़ दो, ये ऐसे कर लो, e ऑफ u इंटू e ऑफ 1 अपॉन v, इसे कर लो आप, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना u भी, तो u भी इंडिपेंडेंट अलग अलग कर सकते हैं, और u का कितना होगा यहाँ से मीन 2 बाई लैम्डा, u का वो गामा गामा है ना, गामा 2 कॉमा लैम्डा है ना, सो 2 बाई लैम्डा वो पीडीएफ के हिसाब से, और 1 बाई वी का अगर आप निकालो, अब देखो क्या आता है ये देखना पड़ेगा, तो 1 बाई वी का जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है लैम्डा आएगा, तो फॉर्मूला देखना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाता है 2, बट यहाँ दिया है 1, तो इसलिए आई थिंक ये गलत होगा, या आप जो कह रहे थे उसके हिसाब से देखिए क्या आता है, रविंद्र बीटा 2 का मीन क्या होता है? u अपन v का मीन क्या होगा, सेकेंड काइंड, देखो एक बार क्या है, u अपन v का मीन क्या आएगा, बताओ भाई, मैं कह रहा हूँ 2 आएगा, चेक करो तुम 2 आएगा क्या, क्वेश्चन ये है, मीन होता है सर बीटा सेकंड काइंड का a अपॉन b माइनस 1, a अपॉन b माइनस 1, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, हाँ ठीक तो है, तो 2 आ गया, यस फाइन, तो आपके तरीके से 2 आ रहा है, 2 आ गया, 2 अपॉन 2 माइनस 1, हाँ 2 ठीक आ है, गया। तो 2 आ गया, ओके फाइन, सो अब क्या हो गया, तो ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तो 1 दे दिया था, ऐसे ही ऑप्शन आउट हो गया, अगर सिमेट्रिक होता तो मीन पे और सिमेट्रिक होता, सो एनीवे दिस इज आउट, अब बचा बी और सी सी ऑप्शन इज ट्रू, क्योंकि वहां पे u अपॉन v
डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा, क्योंकि 2 है। दूसरा तरीका भी है, ठीक है, आप सही कह रहे हो। एक और तरीका है, एक और तरीका ये हो गया कि लाइक यहां से क्या करते हैं, अगर आप मान लो एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो, फॉर एग्जांपल लैम्डा u अपॉन लैम्डा v लिख सकते हैं आप, u अपॉन v को लिख सकते हैं ना। अब आप लैम्डा u का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो u का डिस्ट्रीब्यूशन वो है देखो मैं निकाल रहा हूं पीडीएफ ऑफ लैम्डा u। तो लैम्डा u को कुछ नया नाम देता हूं, सो लेट मी टेक इट लैम्डा टाइम्स u इज इक्वल टू, या लैम्डा टाइम x, जैसे भी तुम्हें करना है। सो आई गॉट माय पॉइंट। मैं कहना चाह रहा हूं कि x आपका है, x जो मुझे दे रखा है गामा 2 कॉमा लैम्डा। अब मैं एक नया रैंडम वेरिएबल चलो y लेता हूं लैम्डा टाइम x। अब मुझे y का पीडीएफ चाहिए, सो ये होगा fx ऑफ x इंटू dx अपॉन dy का मॉड। सो fx ऑफ x क्या वहां है ना, तो x की जगह क्या रखना है आपको, यहाँ से x की जगह y अपॉन लैम्डा रखना है। जहां जहां x दिख रहा है उसको y अपॉन लैम्डा रखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ चलो अभी, मैं लैम्डा x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ। सो जहां x है y अपॉन लैम्डा रख दो, तो x अपॉन y, तो लैम्डा स्क्वायर y अपॉन लैम्डा e की पावर माइनस, तो x y बन रहा था, ये y बचेगा, बस ये भी कट गया, y अपॉन लैम्डा, और यहाँ से dx अपॉन dy 1 बाय लैम्डा। सो फाइनली कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ y e की पावर माइनस y आ गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो मैं कहना क्या चाह रहा था, समझो ये u अपॉन v जो है ना, इसको लिखो लैम्डा u अपॉन लैम्डा v। अब लैम्डा u जो है इज फ्री ऑफ लैम्डा, लैम्डा v का डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ लैम्डा। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको w1 अपॉन w2 कर दूं, लैम्डा u का नया नाम दिया w1, लैम्डा v को w2, तो w1 w2 आर इंडिपेंडेंट एंड w1 का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है लैम्डा से, w2 का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है लैम्डा से, so obviously this will be free of lambda, so this is fine, this is wrong। तो ये सी करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन भी पहले आए हैं, है ना, जैम में भी एक क्वेश्चन ऐसा था 21 में, तो ए सी करेक्ट होना चाहिए। सर लास्ट वाला क्वेश्चन था, हाँ क्या बन रहा था, बीटा 2, हाँ, तो मीन के अबाउट सिमेट्री, हाँ 2 के अबाउट होता है ना, तो 1 लिखा ना, इसलिए गलत है, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट, ये भी एमसीक्यू है। सपोज x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद फॉलोइंग पीएमएफ, आपको पीएमएफ दे दिया, आप लोग भी सॉल्व करो साथ में, नोटबुक पे सॉल्व करके देखो क्या आता है। तो आपसे पूछ रहा है ex 1 होगा, तो ex क्या है, ex तो निकालना आसान है आई थिंक। देखो ex क्या होगा, समेशन, सो जीरो पे वो है, जीरो इंटू जीरो पे कुछ भी पीएमएफ हो, क्या ही फर्क पड़ता है, तो ये तो जीरो ही हो गया, प्लस समेशन x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी x इंटू इसका पीएमएफ e की पावर माइनस 1, मतलब k से लिख लो, k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी k टाइम e की पावर माइनस 1 टू k फैक्टोरियल। तो यहां से अब आ गया हमारे पास समेशन k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस 1 तो रहने दो, k अपॉन ये तो 2 भी रहने दो, k फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा, ये 1 अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल, और बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो e की पावर माइनस 1 अपॉन 2, इसका समेशन क्या होगा, k 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो k माइनस 1 कहां से स्टार्ट होगा, बोलो भाई, क्या आप इसको e बोल सकते हैं, e की पावर 1, हाँ या ना, चेक करो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि e की पावर x क्या होता है, समेशन x की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल,
k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। सो e की पावर 1 क्या होगा, समेशन k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 1 बाई के फैक्टोरियल, और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन 1 बाई के माइनस 1 फैक्टोरियल k फ्रॉम 1 से इंफिनिटी। बात बराबर है, जब 1 रखोगे तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस दोनों सेम चीज है। एक मिनट, सॉरी, +1 नॉट -1। तो e की पावर 1 इज दिस, e की पावर 1 e, सो जो e की वैल्यू है ये, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था, देखो, सो ये है e है, तो यहाँ e रख दिया मैंने, तो आंसर हाफ आ गया। तो देखो यहाँ से क्या पता चला, तो ये पता चला कि मेरा, इसने कहा है, ठीक है, इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि ex आपका 1 आएगा, तो ये तो गलत कह रहा है ना, 1 तो नहीं आया, << 1 आएगा, ये सही कह रहा है b, ठीक। अब बोल रहा है ex गिवन x मोर देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो देखो अब इस पे आते हैं, ex गिवन x, एक क्वेश्चन कल भी ऐसा किया था हमने, तो ये हो जाएगा x टाइम प्रोबेबिलिटी एट x समेशन x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, क्योंकि 0 से मोर बोला है, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0। बताओ जी क्या आएगा, सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई करो इसको, तो क्या आता है, ओके। तो यहां से आएगा, अब ये तो हमने अभी सॉल्व किया ना, ऊपर वाला यही तो था, क्योंकि 0 पे तो 0 ही हो गया था, तो बात तो बराबर ही है। तो ये आएगा 1/2 न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो 1/2 ही आएगा, और डिनोमिनेटर आपका होगा x मोर देन 0, 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो प्रोबेबिलिटी यही आएगा ना यहाँ जो लिखा हुआ है, हाँ सही, ठीक है। सेमी हाफ ही आएगा, ये जो हाफ आया ना यही आएगा, और डिनोमिनेटर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0, सो 1/2, 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखो वहां पे, उसको घटा, 1/1 प्लस -1, ठीक है ना, तो वो -12 माइनस e की पावर -1/2 मैं घटा दिया ऐसे ही, ताकि, ओके, सो कर लो सिंप्लीफाई, अब देखो, सो 1/2 और यहाँ आ गया 1/2 माइनस e की पावर -1/2, तो फाइनली कुछ ऐसा 1 माइनस दिस। अभी कैलकुलेटर से देखो कितना आता है, चेक करो, तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये आ जाएगा e अपॉन e -1। देखो कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखो क्या आता है, कैलकुलेटर अगर मैं खोलूं, सो e डिवाइडेड बाई e -1। अच्छा, इसका क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो ये वैल्यू तो 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 से ज्यादा जो भी आएगा हाफ से ज्यादा ही आएगा ना, तो मेरे साथ डी होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, अच्छा डिवाइड हुआ ना इसीलिए, चेक करो, ठीक है, यहाँ डिवाइड हुआ इसलिए, x मोर देन 0 था, ये डिवाइड हुआ इसलिए प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए ऐसा हुआ, तो 1 से ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो जब डिनोमिनेटर कम हो तो 1 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा है तो हाफ से भी ज्यादा होना है। चेक करो तुम, बताओ भाई, ठीक है, और ऐसे ही आ रहा है 1.58, सो हाफ से ज्यादा है ना, यस, ठीक है, यस सर। ओके। आइए यहाँ पे आते हैं, 52, 53, तो पहले 52 कर लेते हैं, या 53 कर लेते हैं, 53 कर लो, इजी है, 53 देखो, क्या बोल रहा है ये,
सो ये कह रहे हैं कि x be a random variable with PDF this exponential with mean 1 हो गया। अब यूनिट नोटेशन बता रहा है कि UAB का मतलब है यूनिफॉर्म है AB पे। तो आपसे पूछ रहा है कि तो देखो बताओ, ये तो इजी सा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि ये भी MSQ है, दिस अगेन MSQ। सो इसका CDF क्या होता है, छोड़ो ये बताओ मुझे CDF क्या होगा इसका, CDF क्या आता है? अब ये इसका CDF क्या होगा इस PDF के लिए, एक्सपोनेंशियल का CDF कितना होता है? 1 minus e to the power minus x. हाँ तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब मुझे बताओ ये CDF का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? Uniform 0 1. यूनिफॉर्म 0 1। तो अगर ये यूनिफॉर्म 0 1 है, आप ये बताओ कि 1 माइनस वाई अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो y क्या होगा? By 1 minus 1. नहीं नहीं, थ्योरम है, मैं इसका नाम y रख दिया तो इसका y नाम रख दिया मैंने, तो 1 माइनस वाई यूनिफॉर्म 0 1 तो y क्या होगा? रेंज चेक करो कि y कहां से कहां तक आएगा। हाँ जी बाकी लोग, अरे भैया यूनिफॉर्म 0 1 ही रहेगा। तो मुझे ये बताओ y अगर ये 0 से 1 में है तो y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? सॉरी 1 माइनस वाई नॉट, अगर 1 माइनस वाई तुम्हारा 0 से 1 में है तो y कहां से कहां तक होगी? ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, चेक करो। 1 से 2 में। अरे भैया कहाँ सोए हो तुम लोग यार, कैलकुलेशन करो ठीक से। सर वो 0 से 1 ही मिलेगा। कर सकते हैं अपन सर, जैसे x अगर बीटा 1 1 है तो 1 minus x तो बीटा 1 बीटा 1। अरे तो बीटा 1 1 यूनिफॉर्म 0 1 है, बीटा 1 1 ही यूनिफॉर्म 0 1 है, तो वही मैं भी लगा रहा हूँ, तो वही तुम्हें मैं भी कह रहा था। ये तो डायरेक्टली देख लो, नहीं दिख रहा जैसे देखो, तो ये बीटा 1 1 है, ये भी बीटा 1 1 है, दोनों बीटा 1 1 ही है। यही मैं पूछ रहा हूँ कि y कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है ना। हाँ तो ये y तुम्हारा कुछ नहीं था, e की पावर माइनस एक्स था, और ये कह रहा है -1 से 0 है, पहला गलत हो गया। और दूसरे पे आओ, ये देख लो 1 माइनस, ये क्या सही कह रहे हैं जो 0 2 बोल रहा है, तो ठीक है आउट हो गया क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 होगा ये। अब इस पे आओ, देखो ध्यान से अब, सो ध्यान से ये देखना है कि e की पावर माइनस एक्स यूनिफॉर्म 0 1 था, तो 2e की पावर माइनस एक्स कहाँ जाएगा? 0 से 2, तो 2e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 कहाँ जाएगा? 1 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, -1 से 1। हाँ तो ये सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके और डी भी सही हो जाएगा, सिंपली चेक कर लो। डी में क्या है कि जैसे y बराबर बॉक्स x है, ग्रेटेस्ट फंक्शन है, तो अगर y बराबर 0 है, मान लो y 0 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 से 1 में है, यही ना। तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये मतलब हुआ डी सही हो जाएगा, क्योंकि सिंपली अगर मैं लेता हूँ प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू k, ठीक है, तो y k का मतलब है बॉक्स x इज k, सो बॉक्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, तो y की वैल्यू k होने के लिए बताओ क्या होना चाहिए वैल्यू मेरी वो, हाँ सो ये होगा k माइनस 1 से k। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, k माइनस 1 से k में x का डिस्ट्रीब्यूशन था e की पावर माइनस एक्स dx, यही वाला आएगा, चेक करो। हाँ k ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो सीधी हो गया यहाँ पे। अच्छा एक क्वेश्चन और था ना, तो इसमें क्या करता हूँ मैं, मुझे क्वेश्चन वो करना पड़ेगा, चलो तो इसको तो मैं क्लियर करता हूँ, अरे नहीं नहीं क्लियर और गड़बड़ हो गया, तो चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं 52, ठीक, अब 52 देखो, हाँ 52 पे
सो 52 में हमें क्या करना है, चेक करो कि ये भी यहाँ पे गिल्डेसन ने फंक्शन यूज किया था, उसमें यूज कर लिया। सो y बराबर बॉक्स x है ना, मतलब x पॉजिटिव वैल्यूज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो एक काम करें, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, चलो मैं मान लेता हूं x है, पिछला वाला क्वेश्चन लेके चलो ना, 0 1 मान सकते हैं। 0 1 लेना, चलो 0 1 ले लो, मान लिया हमने, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी इस केस में, ऊपर लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 होगी, हाँ है ना, यस है ना। जब x 0 से 1 में है तो y क्या होगी, y है ना। तो प्रोबेबिलिटी y बराबर 0 जो आएगा, तो वो छोड़ो, पहले मीन निकालते हैं, छोड़ो, हाँ चलो पहले y बराबर 0 प्रोबेबिलिटी निकालो। सो कुछ भी आए, मीन तो 0 ही होना है y का ना। देखो यहां से ey क्या आएगा इसमें, y मतलब 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट y, यही ना, तो ये तो 0 ही आना है। और ex कितना है, x 1/2। अब बताओ क्या रिलेशन है इसमें। तो देखो एग्जाम्पल गलत पक्का करेगा, सही की गारंटी नहीं देता। तो ये है, ये कह रहा है ey तुम्हारा लेस देन ex आया, तो ey लेस देन ex, सो दिस इज ऑब्वियसली फॉल्स, ठीक। तो आउट हो गया, तो अभी एक तो इसमें से करेक्ट होगा ही, तो डी सही होगा। तुम चेक कर सकते हो बाकी एग्जांपल लेके। ओके, अब बचा इन दोनों में से एक चुनना है, तो देखो अब करते हैं। सो अगर मैं ऐसा करूं, अब देखो जरा ध्यान से इसको, अब मैं लेता हूं प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू हाफ, और लेता हूं प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू हाफ। बताओ दोनों का आंसर क्या क्या होगा। तो y लेस देन हाफ का मतलब y की वैल्यू 0 होगी, और y की वैल्यू 0 पे प्रोबेबिलिटी आ रही होगी कितनी, 1 आ रही होगी, क्योंकि हाँ अच्छा। अब x लेस देन इक्वल टू हाफ कितनी आएगी, सीरीएफ एट हाफ, और ये कितनी आएगी, हाफ आएगी। चेक करो, तो हमें कह रहा है कि y लेस देन इक्वल टू हाफ जो है वो कम होगी, तो ये आउट हो गया, तो ये इन हो जाएगा, ठीक। वेरीफाई करके दिखा ले। अगर मैं निकालता प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू हाफ, तो प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू हाफ आता 0, और प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू हाफ, तो ये आता हाफ से 1 में इंटीग्रेशन, तो ये हाफ आता। अब चेक करो, y वाला छोटा है, यस, x वाले से, यस, ठीक है। तो इंट्यूशन से एक्चुअली ऐसा था, एक दूसरे के कन्वर्स इस तरह से है, तो बी डी करेक्ट है यहाँ पे। चलिए आगे, ठीक है ना, फाइन है, यस सर। हाँ। चलिए नेक्स्ट, अच्छा चलिए मैथ्स का इसका भी देख लेते हैं, तो ये इजी था इसलिए हमने एक कहा चलो देख लेते हैं। सो हालांकि मैथ की क्लास अभी होगी, एक क्लास अभी शशि सर लेंगे, तो वो मैथ्स वाले सारे क्वेश्चन कराएंगे अभी। तो तो देखो अभी इसमें क्या है, ये तो इजी से आप लोग भी कर लो, लीनियर कॉम्बिनेशन जस्ट लेना है आपको। ए 0, देखो फिर से इज आर है, तो मतलब MSQ है। देखो सबसे आसान मुझे लगा फाइंड करना, पहले मैं कहां से स्टार्ट करूं, 1 0 0 है ना। तो देखो तुम्हें लीनियर कॉम्बिनेशन में जस्ट लिखना है, 1 0 0 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लो, ये 0 1 0 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लो, तीसरे ऑप्शन में 1 1 1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लो। तो पहले चलो इसको 1 1 1 को लिख देता हूं मैं। तो अगर मैं ऐसा करूंगा, सपोज इन तीनों को तुम ऐड करोगे तो क्या होगा, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लो तो क्या आएगा,
3 इक्वेशन दिया ना हमें, यू ऐड ऑल 3 इक्वेशंस, तो क्या मिलेगा आपको, a टाइम 2 2 2 मिलेगा एक्चुअली। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं हाफ, ये आ जाएगा 0 1 1, हाफ 1 0 1, हाफ 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 1 1 0। चेक करो ऐसा लिख सकते हो तुम, चेक कर लो, इन तीनों को ऐड करके देखो, यही मिलेगा। अब इस पे मैं a लगा देता हूं, तो जब मैं a लगाऊंगा a यहां आ गया, ठीक। तो हाफ कॉमन निकाल लो बाहर, a टाइम दिस क्या था, ओके, सो ये हो गया 4 0 0, मतलब जो भी था मैं सीधा ऐड कर दिया, सीधा सीधा ऐड कर लो, यू ऐड ऑल टुगेदर, हाफ यू ऐड ऑल टुगेदर, तो सारे ऐड कर लो, देखो क्या होगा, 4 + 0 + 0, तो 4 आया, फिर बीच वाला 0 + 4 + 0, 4 आया, फिर 4 आया, तो कितना आ गया, 2 2 2 आ गया। ओके, सो a 1 1 1 आ गया, 2 2 2, तो ये तो गलत दे दिया ना। ओके, सो ये गलत दे दिया आपको। अब आते हैं आगे, अब ऐसे ही इसको लिखना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं जरा समझिए, यही चीज नहीं है ये जो लिखा है मैंने, इसमें से ऐसा करो, देखो 1 1 1 में से घटा दो, क्या 1 1 1 में से 1 0 1, चेक करो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये सुनो, ठीक है भैया, यस सर लिख सकते। हाँ चलो a लगा दो यहाँ पे, a अब इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है 2 2 2, और इसकी वैल्यू मुझे पता है वहां से, ये 1 0 1 बीच वो 0 4 0 वाली, देखो ये मुझे वहां दी रखी है, ये मैंने यहाँ निकाली है, तो 2 2 2 में से घटाना है 0 4 0, तो कितना बचा, 2 - 2 2 बची, सो ये ट्रू है इसका मतलब। फिर सेम चीज यहाँ पे है, 1 1 1 में से आप घटा लो 0 1 1, चेक करो हो गया। ये फिर से मैं a लगा दूंगा, सो मैं a लगा दूंगा, तो ये है 2 2 2 यहाँ निकाल रखा है मैंने, और इसमें से घटाना है 0 1 1 वाला, पहला वाला, तो आएगा -2 2 2 आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ थी 2 - 4 -2 पे आएगा, तो क्या है, ये तो गलत दे दिया। अब डी पे बचा, तो डी पे आ जाते हैं, 1 2 3 है ये, सो ठीक है जी, इसको मिटा देता हूँ। तो अब मुझे चाहिए, अच्छा 1 2 3 है ना, तो काम तो आसान हो गया, देखो ध्यान से इसको मिटाता हूँ मैं, या क्यों मिटाना, इधर करते हैं, इधर करते हैं, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 2 3, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, चेक कीजिए आप लोग, 1 1 1 प्लस क्या लिखूं आगे, कितना एक्स्ट्रा बचा, बोलो भाई, 0 1 2, या ऐसा करें तो 0 1 1, 3 टाइम 1 1 1, तो कितना एक्स्ट्रा बचेगा, जो है उसको हटा देंगे, देखो 3 टाइम 1, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, 3 1 1 माइनस 2 टाइम 1 1 0, ऐसे चलेगा, तो कितना हो गया, देखो 3 माइनस ऊपर बचा 1, बीच में बचा 3 - 2 1, तो एक मुझे ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ हो गया 3 - 3, सो 3 रहा, 3 है, ओके है, तो मुझे 0 1 0 लेना पड़ेगा, आप चेक कर लो। यही है, देखो अब a लगा दो, तो यहाँ a लगाओगे, तो यहाँ a लगेगा 3 टाइम, मैं डायरेक्टली करता हूँ, सो a जब लगा दोगे 3 टाइम, a पे कितना था 2 2 2, तो 3 हो जाएगा 6 6 6, अब यहाँ से -2 टाइम 1 1 0, तो 1 1 0 क्या था, ये है 1 1 0 0 0 4, 2 टाइम करो तो 0 0 8, और अगला है प्लस ये 0 1 0 0 1 0 वहाँ आया है बीच वाला, ठीक है, ये कितना आया था इसका 0 1 0, ऑप्शन सही था ना ये वाला, तो 2
माइनस टू टू। अब कर लो इसका कैलकुलेशन, देख लो कितना आता है। तो इसका मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 6 माइनस 0 प्लस 2 8 6 माइनस 0 माइनस 2 4 6 माइनस 8 प्लस 2 0। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बी डी करेक्ट हो गया यहाँ पे। जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन, कुछ नहीं, हमें लीनियर कॉम्बिनेशन लेने थे। ओके, तो यहां हो गया बी डी। अब आइए इसमें, ठीक। तो अब आपके पास क्या है, सी निकालना है, इजी ना, ये तो पीएमएफ के डेफिनेशन पे हो गया। हाँ इज ट्रू है, देखो अब क्या है ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, इज ट्रू, एक ही करेक्ट होगा कोई। तो बट ऐसे भी देख सकते हैं हम कि इंडिपेंडेंट दिख तो रहा ऐसा है। ऐसे देख सकते हैं कि 1/2 की पावर x प्लस 1 1/2 की पावर x प्लस 1। राइट राइट, 1/2 बाहर कर लीजिए, नहीं 1/2 स्क्वायर बाहर कर लीजिए, c/2 स्क्वायर बाहर कर लीजिए आप। चेक करिए सही लिख रहा हूं क्या मैं। तो देखिए आप लोग, c टाइम 1/2 स्क्वायर, यही हो गया। तो ये सही है, नहीं x फ्री है ना y से, नहीं 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 यहाँ प्रॉब्लम है। ओके ओके, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना, एक्स वाई डिफरेंट है तो डिपेंड करेगा एक दूसरे पे। अब अगर x 1 होगा तो y 1 नहीं हो सकता, तो x डिपेंड ऑन y, तो d तो ऐसे ही करेक्ट नहीं हो सकता, वो गलत है ना। यहाँ ठीक है, बट यहाँ देखो सपोर्ट में x y इन्वॉल्व है एक दूसरे में, तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो अब c निकालना है तो कोई बात नहीं, समेशन ले लेते हैं। तो इसका हम जानते हैं समेशन, तो c/4 बाहर रखो, हाफ की पावर x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, हाफ की पावर y फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। बट डिफरेंट क्वेश्चन ये है, x y आर डिफरेंट, ये ध्यान रखना आपको। तो निकालो सम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, इक्वल टू 1 होगा, बट मुझे c चाहिए। 4 आ रहा था सर। हाँ मुझे भी लग रहा है 4 आएगा। 4 आ रहा था या 1/4 आ रहा था, क्योंकि c/4 है ना सर, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। तो अब ये कहना चाह रहे हो ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी, बट ध्यान ये रखना है कि हमें वो चीजें हटानी है जहां पे इक्वल है दोनों। ओके, तो देखो आप जो कह रहे हो, मैं सही, आप सही कह रहे हो। तो ऐसा कर लेते हैं, देखो यहाँ हो जाएगा, इसको पहले तो उधर ले जाओ, इसको उठा के पहले राइट में ले जाओ ताकि दिक्कत ना हो। ये 4/c कर दो अभी। ओके, तो अब इससे क्या फायदा हुआ कि बाकी खत्म हो गया। अब समेशन 1/2 की पावर x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, समेशन 1/2 की पावर y फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। बट प्रॉब्लम ये है इसमें कि अभी जो मैंने लिख दिया, इसमें क्या कर दिया मैंने, एक्स वाई को एक दूसरे से फ्री कर दिया कि एक्स वाई कुछ भी हो सकता है वाई फ्री, लेकिन मुझे वो केस हटाने पड़ेंगे जहां मैंने एक्स वाई को इक्वल कर दिया है। तो मैं वो माइनस कर दूंगा जहां, तुम ऐसे नहीं कर सकते, जो ऐसे नहीं लिख सकते इसको डायरेक्टली, क्योंकि आपने इसको ध्यान नहीं रखा। फिर ऐसा हो सकता है एक्स भी 0 वाई भी 0 है, बट मुझे वो नहीं लेना है, दोनों को 0 नहीं ले सकते, दोनों को 1 नहीं ले सकते हम एक साथ। तो हमें वो केसेस हटाने पड़ेंगे जहां पे एक्स वाई इक्वल है। तो हाफ की पावर x एंड समेशन x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो मैंने क्या किया, इक्वल ले लिया एक्स वाई को। ओके, तो क्या किया मैंने, यहाँ एक्स वाई कुछ भी कंसीडर कर लिया, वो केस माइनस कर दिए जहां पे एक्स वाई इक्वल है। अब आप करके देखो क्या आएगा। तो इसका तो आ जाएगा 0 से है ना, तो 1 ये 2 into 2। अच्छा, आप जो 4 कह रहे थे, आपको यहाँ से 4 मिला होगा, ये केस आपने माइनस नहीं किया, माइनस। सर वो समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, क्योंकि डिफरेंट कंसीडर करना है ना, आपने तो इक्वल भी रख लिया, आपने तो ये भी कर दिया कि x भी 0 हो सकता है, y भी 0 एक साथ हो सकता है, बट वो केस नहीं है। तभी मैं ऐसे कर रहा था, मेरा 1 आ रहा था आंसर, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। चेक कर दिया, यहाँ से देखो अभी कितना हो गया, 1/4 की पावर x हो गया, तो 1/4 की पावर, तो 1/1 माइनस 1/4 हो गया। सिंपलीफाई कीजिए कितना आएगा, तो ये कुछ ऐसा आया। सो 4 माइनस यहाँ से आएगा
4/3, दिस इज 4/c। सो सिंप्लीफाई कर लो फाइनली, यहाँ c निकालना आपको। 2/3, हालांकि आंसर तो तुम्हारा 4 आया तो भी आंसर तो वही आया होगा। तो ये आ गया 4 कॉमन ले लिया तो 1/c, तो c आ गया 3/2। चेक करो y, ये 1 होता है। यहाँ पे क्या है कि x है 0 से इंफिनिटी, y है 0 से इंफिनिटी, और xy इक्वल नहीं लेना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, x फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, यू चूज एनी वैल्यू माइनस प्रोबेबिलिटी x इज k कॉमा y इज k। अब मैं सही से कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा मैंने गलती की है। k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, अब समझो दिस इज 1, एक्चुअली ये मैं लिखना चाह रहा हूं। यहां क्या है, अब एक्स वाई को फ्री कर दिया, बट मैंने वो केस हटाए जहां दोनों इक्वल वैल्यू ले रहा है सेम टाइम पे। अब जरा समझो, सो इसका आंसर क्या था? तो यहां भी वही है कि एक ही के लेंगे ना, हाँ। सो अब आप ये सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तो ये तो आ गया आपका c/4 1/2 की पावर x 1/2 की पावर y माइनस समेशन k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी हाफ की पावर k इंटू हाफ की पावर k c/4। ठीक है, वही आएगा जो मैंने किया, आई थिंक सही किया वहां। ठीक है, चेक करो। तो c/4 आउट कर लेते हैं पूरे में से, तो इसका आंसर तो आपने देखा अभी कितना आ गया, 2 इंटू 2 आ जाएगा। ये 2 इंटू 2 आ गया, और ये जो मैं किया वही कि सही किया मैंने। सो 1/4 की पावर k हो गया ना ये तो। सो मैंने सही किया, ठीक है, ठीक है, ये किया एक्चुअली। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो c/4 बाहर है, तो ये 4 माइनस कितना आ गया, देखो 2 इंटू 2 है यहाँ पे। सो ये 4 माइनस, तो सिंप्लीफाई करो इसको, 3/4 तो 4/3, दिस इज 1। तो यहां से क्या हो गया, 4 काट दोगे तो c टाइम 1 माइनस 1/3 कितना होता है, तो c इज 3/2। चेक करो तुम लोग, तुम अपने तरीके से चेक करो, इज इट फाइन? ठीक है ना? यस सर। तो मतलब c मोर देन 1 स्टिल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि c यहाँ 3/2 है इसलिए। हाँ सबका सही क्या है, आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं है कुलदीप, तुम सुन पा रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, मुझे नहीं सुनाई। हाँ वही, आवाज क्लियर नहीं आपकी। नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, देखो आगे। सो इस क्वेश्चन पे आते हैं, या चैट में लिख दो ऐसे। चलिए तो यहां पे देखते हैं। सो ये क्वेश्चन है कि आपको सीडीएफ दे रखा है एक्स का, पूछा इनमें से कौन सा सही है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो मैं पहला ऑप्शन से इज ट्रू है, देखो फिर से एक ही सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां पे क्या करते हैं, देखो यार क्या करना है, इंफिनिटी लगा देते हैं तो नहीं पहले मत लगाओ, पहले इंफिनिटी मत लगाओ, पहले सीडीएफ यूज करो, लिमिट बाद में है। तो ए ऑप्शन लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सीडीएफ वाला फॉर्मूला यूज करो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं पहले टर्म को, सीडीएफ एट -1/n माइनस सीडीएफ एट -1/2 प्लस 1/n, इज इट? पहले ऑप्शन को ये लिख सकता हूं मैं। अब देखो आप, अब बताओ -1/n इनमें से किस कैटेगरी में आएगा, n जब लार्ज है। आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? 1 2 3 4 चार कैटेगरी है x की, उस x की वैल्यू यहां पे है -1/n। तो बताओ किस कैटेगरी में लूंगा -1/n को? -1 से 0 के बीच में होगा ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी जब लार्ज है।
हाँ, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा होगा, n जब 1 है तो ये -1 है, फिर n बढ़ता जाएगा, वैल्यू घटती जाएगी, तो -1 से 0 तक। यस, तो ये इस बीच में है, आप सही कह रहे हैं, इस बीच में है। तो ये हो गया 1/4, x की जगह आप रखो -1/n, तो -1/n + 1, तो आपने सही कहा है। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस, अब देखो -½ + 1/n, ये कहां पे बिलोंग करेगा, किस रेंज में? किस रेंज में होगा इसी ये? में होगा सर। इसी में होगा, तो ये हो गया 1/4, क्योंकि n लार्ज है काफी, तो n बहुत लार्ज है तो ये लगभग 0 हो जाएगा, तो ये -½ के आसपास रहेगा, तो -½ तो थोड़ा ज्यादा, तो -½ तो -½ क्या, 0 -1 के बीच में है। सो -½ + 1/n + 1, तो मैंने क्या कि बस अब पुट कर लीजिए आप यहाँ पे। तो इसमें अब देखो, अब तुम n को इंफिनिटी रख सकते हो, तब नहीं रख सकते थे स्टार्टिंग में, सर यहीं पे रख दिया हमने, मतलब हो सकता है करेक्ट आ जाए, अलग बात है, बट जरूरी नहीं हमेशा ऐसा होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, बट ऐसे एग्जाम्पल मतलब जल्दी सॉल्व करने के बिना कंफ्यूजन ना हो तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। हाँ, वैसे आंसर आ जाएगा मुझे लग रहा है उससे भी, ठीक है। तो आपका हो गया 1/4 माइनस, यहाँ इन्फिनिटी है ना, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया आपका, तो 1/4 इंटू 1/2 है ना, सो 2/8 माइनस 1/8, तो आंसर 1/8। तो गलत है, मतलब पहला चेक कीजिए। ओके, अब आते हैं बी वाले में, तो डायरेक्टली करते हैं, इस समझ आ गया क्या कर रहा, सीधा सीधा करते हैं अब। तो CDF एट 1/n, तो 1/n किस कैटेगरी में है, समझ रहे हो, CDF एट 1/n, तो 1/n किस कैटेगरी में है, अरे भैया इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, n1 है तो मतलब 1 से 0 में जाएगा, हाँ, तो 0 मतलब लिखा है कहाँ पे आएगा, ये 0 से 1 के बीच में आएगा, n लार्ज है तब, तो 0 से 1 के बीच में है, तो ये 1/4 1/n + 3 माइनस, अब ये -½ माइनस 1/n है, तो फिर से वही बात है, -1 से 0 बीच में। हाँ, तो -1 से 0 बीच में था, 1/4 टाइम -1/2 -1/n + 1, सो ये हो गया, फिर से 0 तो 3/4 माइनस, अब यहाँ आ गया 1/8, n को इन्फिनिटी पे एक्सटेंड करा दिया, 3/4 माइनस 1/8, तो कितना आ गया ये 5/8, तो ये करेक्ट है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी गलत ही होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। यस सर। ओके, आइए यहाँ पे, सो ये कह रहा है कि x1 x2 x10 be a random sample of size 10 from population having normal 0, थीटा स्क्वायर, थीटा अननोन पैरामीटर है, t जो है वो आपको दे दिया 1/n समेशन xi², ये मीन स्क्वायर एरर ऑफ CT, अच्छा, इफ मीन स्क्वायर एरर ऑफ CT इज एन एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ओके, तो देखो मीन स्क्वायर एरर क्या होगा थीटा स्क्वायर के लिए, तो क्या लिखते हो आप डेफिनेशन मीन स्क्वायर एरर का, क्या होगा, ये होता है ना, यस सर। इसको खोल भी सकते हैं आप, खोलना फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ t + y स्क्वायर। बायस, बायस का मतलब हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ CT माइनस थीटा स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, है ना, ओके, तो चलिए, तो वेरिएंस ऑफ CT c², वेरिएंस ऑफ t प्लस यहाँ से खोलेंगे आप तो c टाइम ET माइनस थीटा स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर, अब थीटा स्क्वायर, तो मुझे बताओ xi माइनस 0/थीटा, दिस इज नॉर्मल 0, 1, ठीक है। अब मुझे एक्सपेक्टेशन चाहिए
एक्स आई अपॉन थीटा का, सो दिस इज 0। मुझे एक्सपेक्टेशन चाहिए एक्स आई अपॉन थीटा के होल स्क्वायर का, सो दिस इज जस्ट 1। ठीक है, मुझे एक्सपेक्टेशन चाहिए एक्स आई अपॉन थीटा की पावर 3, ये है 0। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी 3 वाले की, फिर एक्स पावर 4 का ले लेते हैं सीधा, 3 की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो पावर 4 दिस इज 1 इंटू 3, तो मतलब 3। तो फाइनली यहाँ से मुझे ये मिला कि ई ऑफ एक्स आई तो कितना था, तो 0 ही था, कोई दिक्कत नहीं है। ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना है, थीटा स्क्वायर है, वहां दिख रहा है आपको कि मीन 0 है। ई ऑफ एक्स आई की पावर 4 कितनी है, थीटा की पावर 4 नहीं, 3 थीटा की पावर 4 है। ठीक है, सो 3 थीटा की पावर 4 यहाँ तक फाइन। मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जरूरत पड़ेगी ई ऑफ टी की। तो ई ऑफ टी की मतलब टी था 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर, तो ये 1/n बाहर, n टाइम ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा n खत्म, तो एक्स आई स्क्वायर कितना आया, थीटा स्क्वायर। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, वेरिएंस ऑफ टी चाहिए मुझे, सो वेरिएंस ऑफ 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर। मतलब और भी तरीके हो सकते हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेता इसका, लेकिन चलो नहीं निकाला तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ही मुश्किल थोड़ी था, कोई बात नहीं। सो यहाँ से है ना, अगर मैं थीटा से डिवाइड कर देता तो सिंपली आ जाता। तो जब इतना कर ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, समझ रहा। अगर मैं यहाँ थीटा से मल्टीप्लाई और थीटा से डिवाइड, तो अगर उस तरह से करता तो यहाँ सिंपली हो जाता है ये काई स्क्वायर 1 है ना, काई स्क्वायर 1 और सम n तक काई स्क्वायर n, सो थीटा की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर। और काई स्क्वायर n का वेरिएंस क्या होता है, 2n। तो यहाँ से कुछ आ गया 2 थीटा की पावर 4/n। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालता, डायरेक्ट करता, तो भी मेरा आता 1/थीटा स्क्वायर समेसन वेरिएंस ऑफ एक्स आई स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स आई स्क्वायर का मतलब दो तरीके से निकाल रहा हूँ, दिस माइनस ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर का स्क्वायर। सेकेंड वे में निकाल रहा हूँ, क्या आंसर आता, सो 1/n स्क्वायर। अब ये आया था 3 थीटा की पावर 4, ठीक है, और बाद में समेसन करेंगे, रहने दो। तो n टाइम कर देता हूँ, समेसन क्या करना है n टाइम कर देता हूँ सीधा। सो मतलब 1/n स्क्वायर एंड मैं डायरेक्टली इसका वेरिएंस निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये गया 3 थीटा की पावर 4 यहाँ से, और माइनस ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना था, थीटा की पावर 4 कितना आया, और ये n टाइम कर लो, तो 2 थीटा की पावर 4/n। दो तरीके से सेम आंसर आया, मैं दो तरीके से निकाला, दो तरीके से सेम आंसर आया। अब आप ये नोट करके यहाँ देखो कि आपने ये यूज किया है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब यहाँ ये जो मैं कर रहा था, तो मुझे चाहिए था ये वेरिएंस ऑफ सी टी, सी स्क्वायर वेरिएंस टी। वेरिएंस टी आपने ये लिखा है क्या, आप लोगों ने गलत लिखा है, चेक कीजिए। वेरिएंस टी कितना है, सही लिखा है ना, अच्छा n रख देता हूँ, तो लाइक वेरिएंस ऑफ टी आपने चेक कीजिए सही लिखा है क्या, ये सही है ना, 2 थीटा पर 2 थीटा सही है। यहाँ तक ठीक है, ओके। ईटी सही है, ईटी क्या था, ओ ईटी क्या था, जस्ट ये मैंने गलती की है, क्योंकि ये आपने नहीं बताया, शायद मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया, तो समझ रहे ना, समझे क्या गलती किया मैंने। यहाँ मैंने, मुझे क्या लिखना चाहिए था, जस्ट थीटा स्क्वायर। सो यहाँ थीटा 4 जब कॉमन ले रहे थे, यहाँ c/10 के अलावा c/10 ना आके c/1 आता, मतलब सिर्फ c आता, सो यहाँ आता c-1 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, आप कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो देखिए अब क्या है कि थीटा स्क्वायर कॉमन है, थीटा 4 कॉमन ले चुके हैं, तो ये 1/5, ठीक है, c²/5 c-1 होल स्क्वायर। सी आप डिफरेंशिएट करो, थीटा के पावर 4 बाहर, 2c/5 2 टाइम्स c-1, चेक कर लीजिए, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2c/5 प्लस 2c माइनस 2 इज 0, फाइन। अब कीजिए, अब सो 5 दूने 10,
कैसे करना है, कैसे भी करो, बताओ सी क्या आएगा। 2 तो हम घटा भी सकते थे, टू हटा दिया मैंने, तो यहाँ से सी आ गया मेरा एक्चुअली 5/6। ओके, सो दिस 5/6। तो मैंने वहां गलती किया था मेन में, आप लोगों ने वेरिएबल सही बताया था। सो आंसर इज 5/6। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो फाइनली हो गया, सही है ना। सर आज के लिए कब से लेगी क्लास क्या? हैं? क्लास अभी और चलेगी क्या? तो अभी आज कितने तक पहुंचे, पर देख लेते हैं कितने तक पहुंचे हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक किया, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। तो एक काम करना रविंद्र, आप या कुलदीप, आप भी अगर कर सकते हो तो अभी आप एक बार पूरा पेपर सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना, मैंने लास्ट क्लास में कराया, आज कराया, तो मान लो 40 तक किया हमने, है ना। आगे लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, 43 था ना शायद, क्या था, 40 था। तो ठीक है, हमने कल किया था 31 तक, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे। आज किया हमने 40 से लेके 65 के बीच के कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे, बाकी किए हमने। तो अब क्या बचा, 30 to 40 वाले सिर्फ बचे हैं। कितने बचे एक बार देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन बचे, 5 बचा है। एक बार हिंट दे देता हूं, ऑफ कर लेना, देख लो। हिंट वैसे सॉल्व नहीं करता हूं। तो ये कह रहा है कि एमएलई ऑफ मीडियन है, तो ये इजी है, मुझे मुश्किल नहीं लगा कि आप सीडीएफ को हाफ रखो, मीडियन निकल जाएगा, मीडियन निकल गया तो उसका एमएलई से आ जाएगा ये। तो कर देखना कितने रह गए, 39 रह गए। और क्या है, ये तो और इजी है। इसमें क्या था कि y को आप log x रख दो, तो x लेस देन e की पावर 1, यहाँ x लेस देन e की पावर 2, जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ, हो जाएगा। तो करके देखना आप लोग। इसमें क्या है, अच्छा ये 4 क्वेश्चन ये रहेगा, बाकी तुमने कर ही लिखे थे। तो इसमें क्या है, yn-4/2, इसका आंसर मिल रहा है 0 आएगा। राउंड में सभी नहीं करेंगे, ये बात क्वेश्चन है तो ये मल्टीप्लिकेट, ठीक है, ऑलमोस्ट हो ही गया। तो ये करके देखना, कहने मतलब ये है, बाकी हमने लास्ट क्लास में किए ही थे। सो एक काम करो, पहले हमने 2 क्लास लिया है, जिसमें पहले क्लास में 1 to 31 किया, सेकंड क्लास में मान लो हमने 30 to 60 में जो भी तक किया। अब बहुत सारे क्वेश्चन रह गए होंगे, तो कुछ हम नहीं किए, तो एक क्लास ऐसे कर लेंगे जो मैथ्स वाले पोर्शन कराएंगे, तो वहाँ कुछ कवर हो जाएगा। फिर एक और क्लास मैं लूंगा जिसमें बाकी जो बचे हैं वो कवर हो जाएंगे, तो सारे पेपर हो जाएगा। तो अभी जितना कराया उसके अकॉर्डिंग एक आंसर की बना लेना। रविंद्र आप क्या करना, जैसे वीडियो देख के या जैसे भी आपका है, क्वेश्चन 1 2 3 4 जो आपसे हो सके उसका आंसर की बना के ग्रुप में एक बार पोस्ट करना, फिर उसमें मैं ऐड कर दूंगा कुछ। फिर 2 और क्लास होंगी, एक मेरी एक सर की, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।